नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आपके घर की कीमत जब बढ़ती है, बढ़ने से मेरा मतलब एप्रिसिएशन नहीं है, महंगा होना है। तो आपका घर महंगा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूमिका निभाती हैं। निर्माण लागत है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक बड़ी भूमिका निभाती है। बीते एक साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ओवरऑल 11% का इजाफा हुआ है और इसमें सबसे अधिक हिस्सा 25% है लेबर कॉस्ट। रॉ मटेरियल लगातार महंगा हो रहा है। तो बीते कुछ वर्षों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कैसा ट्रेंड रहा है, आगे क्या स्थिति बन रही है और कौन से कारण हैं जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर कॉलियर्स इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ हैं कॉलियर्स इंडिया के सीनियर डायरेक्टर और रिसर्च हेड विमल नादर, सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल हैं और शेठ रियल्टी के चेयरमैन चिंतन शेठ हैं। तो बढ़ी हुई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या स्वरूप उसका जो है बदल रहा है, किस तरह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एनसीआर में किस तरह का हाल है, एमएमआर में किस तरह का हाल है, रिपोर्ट की क्या बारीकियां हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। विमल जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि रिपोर्ट की बारीकियां क्या हैं, फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी। हमारा ये जो रीसेंट रिपोर्ट हमने रिलीज किया है, हमने कोशिश किया है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को एनालाइज करने की कोशिश की, प्लस हमने उसको ब्रेक डाउन भी किया है कि किस वजह से इधर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ओवरऑल जो कि कंक्लूजन है वो निकल के ये आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है अक्रॉस, स्पेशली अगर हम लोग रेसिडेंशियल, कमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंसिडर करेंगे, लगभग 11% तक बढ़ी है एज ऑफ 2024। अगर हम 2024 में अभी आज की तारीख में बात कर रहे हैं और ना एनुअल बेसिस, मतलब सेम पीरियड कंपेयर टू लास्ट ईयर। इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि अगर हम ब्रेकअप देखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ब्रॉडर बेसिस में मेजर चंक जो होता है, मेजर पार्ट मटेरियल्स का ही होता है, रॉ मटेरियल्स का, जो लगभग 67 to 70% होता है। लेबर अराउंड 25-28% अकाउंट करता है। बाकी जो छोटा सा प्रपोर्शन फ्यूअल रहता है। तो अभी अगर हम डीपर एनालिसिस करेंगे तो 11% किस वजह से हो रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनफैक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर हम लोग एनुअल बेसिस में देखेंगे, ओवरऑल बेसिस में लगभग मॉडरेट हुआ है। तो मटेरियल इंक्लूडिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो मटेरियल में सीमेंट है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो लगभग यहाँ पे मॉडरेट इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट सीमेंट और स्टील की बात करें, सीमेंट एवरेज प्राइसेस अगर हम देखते हैं वो उसमें तो इनफैक्ट डिप हुई है, प्लस स्टील लगभग स्टेबल रहा है। सो क्या वजह है जिसकी वजह से बढ़ा है? आई थिंक प्रिडोमिनेंटली लेबर का एक सिग्निफिकेंट शेयर रहा है एज वेल एज इस ओवरऑल कॉस्ट सर्च में। सो लेबर लगभग अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो लगभग 25% लेबर बढ़ी है, लेबर का प्रोपोर्शन, और उसका कंट्रीब्यूशन की वजह से टोटल अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हो 11% इंक्रीज हुआ है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे रिपोर्ट से निकल आ रहा है। और अगर हम लोग ओवरऑल अगर लास्ट 2-3 साल में भी कंपेयर करेंगे, आई थिंक रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में अगर देखेंगे, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में लगभग एवरेज कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में आई थिंक एक हद तक अगर हम लोग 24 में भी कंपेयर करेंगे एज कम्पेयर टू 23, लगभग 6%, 6% की बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्रियल में 3% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रेसिडेंशियल में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे हम जो सैंपल सेट और ये सब कंसिडर कर रहे हैं एवरेज के लिए, ये लगभग टियर 1 सिटीज कंसिडर कर रहे हैं। मेजोरिटी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल में ग्रेड ए बिल्डिंग्स कंसिडर किया गया। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरह का ट्रेंड है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेकर, या कुछ और है प्रदीप जी? नहीं दीपक जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल, विमल जी की जो रिपोर्ट है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हुई है। इवन दो जो मटेरियल, जो मेन मटेरियल हैं सीमेंट और स्टील, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन ही हुए, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। एंड उसके रीजन बहुत सारे हैं, सिर्फ लेबर कंपोनेंट ही एक रीजन नहीं है। लेबर तो ऑफ कोर्स एक रीजन है ही उसके अंदर इंक्रीज होने में। दूसरा, मुझे लगता है थोड़ा शॉर्टेज है इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमारे यहाँ ना स्किल जो लेबर है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप देखें पिछले 2 साल के मार्केट को, मार्केट काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ गया है, जिससे बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कोई रिसोर्सेज बन गए, जिससे ऑफ कोर्स जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट है, काम करने वाले जितने वेंडर्स हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं,
उनकी सप्लाई कम होने की वजह से भी उन्होंने अपने जो प्राइजेस हैं, जो उनकी कॉस्ट है, वो इंक्रीज कर दिए। थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं, या उनकी खुद की भी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो इस वजह से उन्होंने पास ऑन कर दिया ऑफ द डेवलपर। और ऑफ कोर्स जो डेवलपर है वो सारी की सारी पास ऑन करता है अपने कस्टमर के ऊपर। सो इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन मैं दरअसल इसमें इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि प्राइजेज जो हैं वो लास्ट 2 साल में काफी ज्यादा बढ़े हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसके अंदर एक बहुत छोटा कंपोनेंट रहता है इस कंपैरिजन में, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट मुझे लगता है बहुत बड़ा नहीं होने वाला है नंबर्स में। यस, लेकिन इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं विमल जी की कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ी, और ऐसा भी नहीं कि अभी कुछ ये कम होने वाली है, ये आने वाले वक्त में भी ये कहीं ना कहीं और इंक्रीज होगी। चिंतन जी आपके पास आएंगे, एमएमआर की स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। एमएमआर के प्रॉपर्टी मार्केट में कैसा ट्रेंड है, आपने अपने प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या अनुभव किया है? दीपक जी धन्यवाद मुझे मंच पे बुलाने के लिए आज। थैंक यू सर। और मैं विमल जी और प्रदीप जी दोनों से, मतलब विमल जी के रिपोर्ट से और प्रदीप जी के की बात से दोनों से सहमत हूँ। जो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो बढ़ी है, जो आज से नहीं बढ़ी, पिछले 3-4 साल का ये ट्रेंड रहा है। पोस्ट कोविड जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है उसमें पहले योगदान हुआ करता था मटेरियल का, क्योंकि मटेरियल 70% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का गिनते हैं उसमें 70% इज मटीरियल। तो पहले स्टील सीमेंट बढ़ गया था। अभी स्टील सीमेंट पिछले 1-1.5 साल से काफी स्टेबल है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है। 2-3 जगह पे वॉर का सिचुएशन है, तो काफी जगह पे एक्सपेंशन नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, चाइना एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो स्टील और सीमेंट के भाव बढ़े नहीं है। बट जो लेबर का जो मैटर है, वो लेबर का मैटर एक अलग लेवल का मैटर है, और वो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। आप देखेंगे पोस्ट कोविड क्या हुआ कि इंडिया में बहुत बड़ा रिवर्स माइग्रेशन हुआ। बहुत सारा लेबर बहुत सारी अर्बन सिटीज, टीयर 1, 3, 4, 5 सिटीज, या टीयर 2 प्लस वाली सिटीज से जाके कोविड के टाइम पे सब अपने अपने गांव चले गए। और काफी ये लेबर है ना वापस आया नहीं। इनको वापस लाने के लिए बहुत सारी मेहनत किए गए, कॉन्ट्रैक्टर हो, डेवलपर हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, उन्होंने अलग अलग तरीके की स्कीमें निकाली, उनको पैसे दिए, टिकट दिए, बहुत सारी चीजें की। बट अभी क्या हुआ, जो लेबर वापस गया वो देख रहा है कि उसको वहां पे लोकली डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं, काम, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। मनरेगा ले लो या गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ले लो, काफी काफी अलग अलग तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लोकली मिली मिली पहले भी थी, आज भी है। पर वो क्या देख रहा है कि अर्बन लाइफ में जाएंगे, मुंबई जैसी सिटी में आप काम कर रहे हो, एमएमआर रीजन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई है, और पोस्ट कोविड आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ चुका है। तो क्या है कि यहाँ पे रहना, कम जगह में रहना, ज्यादा खर्चे करना, और उसके बाद नॉट मेक इनफ पैसा नहीं कमा के अपने घर नहीं भेजना, तो वो ये लोग सब काफी, ये लेबर क्लास ये चीज को बहुत सेंसिटिव है जी और ये बात से। और ये सब्जेक्ट को लेके वो चॉइस लेता है कि भाई मैं यहाँ पे रहूं या फिर टीयर 2 सिटी चली जाऊं, या फिर मैं अपने ठीक बात अपने है। ही गांव खेड़े में काम करूं। कि ये जो कंफ्यूजन के टाइम पे ना, ये जो प्रदीप जी बोल रहे थे शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टेज इस तरह से हो गई है कि वो लोग, उनके पास 4 ऑप्शन खड़े हो गए हैं। तो आपको पहले 4 लेबर मिलते थे, अभी आपको 2 ही मिल रहे हैं, एक ही मिल रहे हैं। और एक साइड ये बात हो रही है, दूसरी साइड रियल एस्टेट में एक तरह की तेजी आ चुकी है पिछले 2-3 साल से। तो वहां पे डिमांड बढ़ गई, तो एक साइड डिमांड बढ़ गई, एक साइड सप्लाई थोड़ा कंस्ट्रेंट हो गया। तो ये डिमांड सप्लाई जब भी होता है तो कोई भी मार्केट में लेबर का कॉस्ट बढ़ना ही है। विमल जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेबर कॉस्ट बढ़ने की मुख्य वजह क्या है? स्किल्ड लेबरों की कमी है या फिर कुछ और चीजें हैं? जी दीपक जी, आई थिंक यहाँ पे जो चिंतन जी बोल रहे थे वो बात भी उनकी सही है। कहीं ना कहीं आई थिंक वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है पोस्ट पैंडेमिक, जहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन हुआ था एंड ऑलरेडी लेबर शॉर्टेज था, स्कैरसिटी थी। आई थिंक वो जस्ट उस चीज पे एडअप हुआ है। प्लस आई थिंक लास्ट 3-4 साल में जिस तरीके से एक्टिविटी हुआ है, तो आई थिंक अगर हम लोग कमर्शियल बात करें और रेजिडेंशियल बात करें, आई थिंक हर लेवल हर साल एक रिकॉर्ड ईयर रहा है। अगर हम सिर्फ सेल्स की बात करें, तो अगर सेल्स अगर रिकॉर्ड ईयर हुआ है तो कंस्ट्रक्शन भी इतना ही हुआ है। तो अगर रेजिडेंशियल की लॉन्चेस देखेंगे, लॉन्चेस ने भी नए नए बेंचमार्क्स हासिल किए। कमर्शियल एक्टिविटी, इवन कमर्शियल में अगर अगर हम 2024 में देखेंगे, ऑलरेडी 37 मिलियन स्क्वायर फीट की जो कंप्लीटेड सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। सो एक सिचुएशन जहाँ पे है कि जहाँ पे शॉर्टेज और स्कैरसिटी ऑफ लेबर और थोड़ा स्कैर्स हो गया है, प्लस
मार्केट एक्टिविटी काफी इंटेंस हुआ है, ये एक बात है। फिर उसके बाद आई थिंक स्किल लेबर का शॉर्टेज, ओवरऑल लेबर शॉर्टेज, स्किल लेबर शॉर्टेज इज फर्दर अ प्रॉब्लम। और आगे हम ये भी देख रहे हैं कि स्पेशली रेसिडेंशियल एक्टिविटी में जो हमने जितने लोगों से बात किया, प्लस हमारे एक्सपर्ट्स के बेसिस में ये मानना है कि आई थिंक रेसिडेंशियल एक्टिविटी जो ग्रेड ए डेवलपमेंट है उसके जो मेथड्स हैं एज वेल एज सिस्टम्स है वो भी काफी हद तक चेंज हुआ है, स्पेशली ग्रेड ए में। सो कस्टमर्स के जो एक्सपेक्टेशंस है वो चेंज हुए हैं। तो आज की तारीख में अगर हम ग्रेड ए डेवलपमेंट की बात करें, आई थिंक द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और जो ऑफरिंग किया जा रहा है वो काफी डिफरेंट स्केल का है, तो उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ रहा है। और ऑटोमेटिकली आपका टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है, फिर स्किल लेबर का रोल आ जाता है। तो इसी वजह से ये एक मेजर फैक्टर रहा है जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसमें भी रेसिडेंशियल के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। प्रदीप सर, एक अहम सवाल ये बनता है कि क्या उपाय हो सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नियंत्रित भी रहे और ग्राहकों पर इसका लोड भी ना पड़े? सो दीपक जी, बड़ा इसका सिंपल सा आंसर है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको पूरा इनबिल्ट करना पड़ेगा। आप देखिए, बिल्कुल जैसा अभी विमल जी ने कहा कि अब जो जिस तरीके के प्रोडक्ट अब डिजाइन हो रहे हैं उनके जो डिजाइनिंग है, जिस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर जैसी हमारी कन्वेंशनल पहले होती थी कंस्ट्रक्शन, उससे बिल्कुल अलग है। अभी आप देखिए, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है मोस्टली जो है एल्युमिनियम फोम शटरिंग से बन रही है। दूसरी, उसके लिए जो लेबर चाहिए वो स्किल लेबर चाहिए। आप अगर किसी भी चीज को अगर काउंटर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ही केवल एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप इसे कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये बिल्कुल मान के चले कि आने वाले वक्त में जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लेबर की शॉर्टेज, क्योंकि उनको जैसा भी चिंतन जी ने भी कहा कि दूसरे जो टीयर 2 सिटी हैं उनके अंदर भी डिमांड है, टीयर 3 में भी, तो लेबर वही स्टे कर जाती है। सो ऑफ कोर्स ये चैलेंजेस फ्यूचर में बने रहेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, लेबर लेस, जितनी भी लेबर को हम कम से कम स्किल्ड लेबर को लाएं। और आप देखिए, अगर फॉरेन की बात करें, किसी भी, चाहे चाइना में या आप जो भी अदर ऐसी जितनी मास हाउसिंग की कंट्रीज हैं, तो उनके अंदर टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा रोल ड्रिवन करती है। ह्यूमन का इतना बड़ा रोल इंडिया में ही है। और मुझे लगता है ये बात हम डेवलपर्स को अब समझ में भी आ रही है धीरे धीरे। ऑफ कोर्स एडॉप्शन थोड़ा सा चैलेंज रहता है एंड ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि जिस तरीके से चेंजेस आए हैं ये और भी ज्यादा लेवल पे आएंगे। टेक्नोलॉजी जरूर इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगी। चिंतन जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। आम घर खरीदारों के मन में एक ही ख्याल आता है कि कहीं अब प्रॉपर्टी के भाव और तो नहीं बढ़ने वाले हैं, तो क्या बिल्डर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हवाला देकर भाव तो नहीं बढ़ाने वाले हैं? दीपक जी, इसका दो पार्ट में मैं जवाब दूंगा। एक तो जो एमएमआर की बात करेंगे यहाँ पे, तो एमएमआर रीजन में जैसे प्रदीप जी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कंपोनेंट है ना, सब जगह इतना मायने नहीं रखता है। क्योंकि अगर आप मुंबई में आएंगे तो जहाँ पे एवरेज प्राइस टिकट साइज मुंबई की सिटी के अंदर देखेंगे तो 28 से 30 हजार रुपया है फुट पे। अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टोटल 2,500 से 3,000 के बीच में या 3,500 के बीच में बेस्ड ऑन डेवलपमेंट आता है। तो वो खाली 20% या 10%, इन दिस केस 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है सेलिंग प्राइस का। तो उसमें अगर 10-20-25% भी अगर चेंज आता है, यस, डेवलपर को वो शायद से अब्जॉर्ब करना पड़े, शायद से उसको पास ऑन करने का चांस मिलेगा। बट वो तो मार्केट का डिमांड सप्लाई का, इट्स अ फंक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई। बट ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट इन एमएमआर इन दैट पार्ट। बट इफ यू गो आउटसाइड द मुंबई सिटी, इफ यू गो टू द मोर अफोर्डेबल सेगमेंट, तो अफोर्डेबल सेगमेंट में सर ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट में मेरा मानना है कि अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो अफोर्डेबल सेगमेंट में भाव बढ़ाने पड़ेंगे, वरना डेवलपमेंट वायबल नहीं रहेंगे बिल्डरों के लिए। और अगर बिल्डरों के लिए वायबल नहीं रहे तो वो घर डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाएंगे एंड वो पूरा जो साइकिल, नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाएगा। तो अफोर्डेबल में मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। और ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए सर ये जो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी और Correct. बहुत ही ज्यादा मतलब फोकल पॉइंट हो जाएगी डेवलपर कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है और इससे भी लेबर कॉस्ट में बड़ी भूमिका निभाई है। बीते 5 साल की बात करें तो लेबर कॉस्ट में 150% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि बढ़ी हुई लागत का असर लग्जरी सेगमेंट में अधिक नहीं है, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट, ये जो पहले से परेशान था, इसको फिर से चोट पहुंचती हुई दिख रही है। आप जो घर खरीदने जा रहे हैं उसका भाव बढ़ेगा या नहीं, ये काफ़ी हद तक निर्भर करेगा आपके बिल्डर के ऊपर।
तो विमल जी, प्रदीप जी और चिंतन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टाटा प्रोजेक्ट्स के एमडी एंड सीईओ विनायक पाई के साथ खास चर्चा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टाटा प्रोजेक्ट्स का किन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ा है, अगले साल हमें कौन से बड़े प्रोजेक्ट पूरे होते हुए नजर आएंगे, ओवरऑल टाटा प्रोजेक्ट्स की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, इस पर मैंने बात की कंपनी के एमडी एंड सीईओ विनायक पाई से। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। तो MTHL हो, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, चेन्नई मेट्रो हो, मुंबई मेट्रो हो, ऐसे तमाम आइकॉनिक इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं जो टाटा प्रोजेक्ट ने बनाए हैं। टाटा प्रोजेक्ट की आगे की प्लानिंग क्या है उसको भी समझेंगे। हमारे साथ विनायक पाई साहब हैं जो सीईओ और एमडी हैं टाटा प्रोजेक्ट के। विनायक सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू। आपके इतने प्रोजेक्ट हैं कि शायद वो गिनना मुश्किल होगा और लगभग सभी आइकॉनिक हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूँगा कि अभी इन करंट सिचुएशन कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो कंप्लीशन जिनका होने वाला है। हम अगले 6 महीने में, 1 साल में वो कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए देखेंगे जिसकी उम्मीद बहुत पहले से की जा रही है, जिसका स्वप्न बहुत पहले देखा गया। थैंक यू दीपक जी। देखिए, प्रोजेक्ट्स का ऐसा होता है, वो अपने बच्चों जैसे होते हैं, आप चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं। अभी एक है हमारा जेवर एयरपोर्ट, जो इवेंचुअली एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा, बट ये फर्स्ट फेज में 12 बिलियन पैसेंजर्स का प्रोजेक्ट है। वो फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में कमर्शियल ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाएगा। वो बहुत आइकॉनिक प्रोजेक्ट है बिकॉज मॉडर्न एयरपोर्ट्स में और जिस स्केल में है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। दूसरा होगा जो गवर्नमेंट का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो पहला प्रोजेक्ट है, वो माइक्रॉन सेमीकंडक्टर का है सानंद, गुजरात में। वो प्रोजेक्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने लास्ट दिवाली उसका काफ़ी ज़ोरों से काम चालू किया था। 1 साल में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया और वो भी नेक्स्ट मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट पुटिंग इन द टूल्स। पुणे मेट्रो जो हम कर रहे हैं, एलिवेटेड मेट्रो शिवाजी नगर से इंजेवाड़ी, ये भी 23 किलोमीटर्स का एलिवेटेड मेट्रो है जो बहुत तेज़ी से चल रहा है। सो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में जो काफ़ी विजिबल हैं और काफ़ी नियर टू कंप्लीशन है। इन पाइपलाइन हम और कौन से प्रोजेक्ट आते हुए देखेंगे टाटा प्रोजेक्ट की झोली में? मैं आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे बताऊं तो हमारा फोकस मोबिलिटी पे है और उसमें मेट्रोज़ और एयरपोर्ट्स, ये दो हमारे काफ़ी क्रिटिकल एरियाज ऑफ ग्रोथ है। बिकॉज मेट्रोज़ में हमारा अंडरग्राउंड मेट्रोज़ हो, अंडरग्राउंड स्टेशंस हो, इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसमें काफ़ी स्पेशल टेक्नोलॉजी लगते हैं। वो हमारा एक फोकस एरिया है। एयरपोर्ट्स जो हम अब जेवर में कर रहे हैं, हम सारा उसका एयर साइड, लैंड साइड, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवेज, ATC, ये सब कर रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये भी काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है। हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड काम ज़्यादा करें। मेट्रोज और एयरपोर्ट्स में काफ़ी स्पेशलाइजेशन हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखता है। और बाकी रहा हमारा जो एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल है, उसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी दौर चल रहा है इंडिया में, उसमें हमको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर हो, बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग हो, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें काफ़ी दिख रहा है। और फिर फाइनली सस्टेनेबिलिटी में हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया हो या पम्प्ड हाइड्रो हो। दिस इज़ द अदर एलिमेंट जिसमें हमको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर हम देखें तो टाटा प्रोजेक्ट के ओवरऑल प्रोजेक्ट्स का क्या साइज़ होगा, इन फ्यूचर क्या साइज़ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ग्रोथ कैसे? हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो 2 से 4 हज़ार करोड़ के रेंज में होते हैं। कुछ उससे थोड़ा बड़ा होते हैं, बट ये एवरेज रेंज है जिसमें हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारा एनुअल रेवेन्यू लास्ट ईयर 17,000 प्लस करोड़ था, $2 बिलियन का आप रेवेन्यू पकड़ें। और ग्रोथ तो अभी
just started, if I must say. एक अंतिम सवाल सर कि महाराष्ट्र में चुनाव है, नई सरकार बनेगी, पिछले 5 साल सरकार चली है, जैसे भी चली है, नई सरकार अब पूर्ण बहुमत से आएगी कि गठबंधन से आएगी नहीं पता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के लिहाज से बहुत सारी चुनौतियां आप फेस करते होंगे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप अगर ये बेहतर हो जाता तो शायद ये सेक्टर और तेज़ी से आगे बढ़ता। केंद्र सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, वो दिख ही रहा है, किस तरह से एलोकेशन होते हैं वो साफ साफ दिख रहा है। तो राज्य के आधार पर वो क्या चुनौतियां हैं जिन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए नई सरकार द्वारा? नहीं, आई थिंक देखिए, महाराष्ट्र हैज ऑलवेज बीन अ बिग स्टेट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ का अगर आप देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बॉम्बे में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं। उसको तेज़ी से क्लोजर करके आगे प्लानिंग स्टेज से उसको कितनी जल्दी आप क्लोजर स्टेज में करते हैं और प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। मैं CII के महाराष्ट्र कमेटी में वाइस चेयरमैन हूँ, सो मुझे भी काफ़ी, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि महाराष्ट्र में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के लिए। महाराष्ट्र में काफ़ी रीजन्स ऐसे करने पड़ेंगे जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हों जिससे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ से आने में आकर्षित हो। सो आई थिंक वो बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा इन एडिशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें ज़रूर भेजिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।